हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 0012 ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आपके दिसंबर और जून दोनों सेशन में आने की पूरी संभावना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए, एमपीएससी 012 के बारे में हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीय, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी क्या भूमिका है। क्योंकि भारत से बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर प्रवास कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग क्षेत्र में या श्रम के मामले में। तो ऑस्ट्रेलिया में भारी मात्रा में भारतीय जो लोग हैं वो वहां प्रवास करके अपना शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रवासी है भारतीय एक शिक्षित, मेहनती और संगठित समुदाय के रूप में पहचाने जाते हैं। क्योंकि भारत से अधिकतर जो लोग हैं वो श्रम के लिए यानी व्यापार के लिए और यहां तक कि नौकरियों के लिए, यहां तक कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जो प्रवासी है वहां पर बहुत ही मेहनती और श्रमिक के रूप में माने जाते हैं। भारतीय जो प्रवासी है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय समुदाय ने न केवल ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक प्रगति में योगदान दिया बल्कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और मूल्यों के प्रसार के माध्यम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत किया। क्योंकि भारत के जो लोग वहां पर जाके रोजगार कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वहां जाकर भारतीय जो लोग हैं उन्होंने, यानी भारतीय नागरिक हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की राजनीति, यानी हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अपनी अहम भूमिका अदा की। बल्कि अपने इन प्रगति से, अपनी इन भूमिकाओं के माध्यम से जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो सामाजिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध है वो और मजबूत हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका है, जैसा कि प्रवासी भारतीय ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को कुशल श्रम, पेशेवर सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी उन्नत हुई है। साथ ही साथ में भारत के जो प्रवासी है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा, आईटी क्षेत्र में अपनी जो क्वालिटी है, यानी अपनी जो योग्यता है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। भारतीय छात्रों और विषयों की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है शिक्षा और आईटी के क्षेत्र में बहुत ही आगे निकल चुका है, यानी बहुत ही ज्यादा डेवलप करी है, और उसमें भारतीय छात्रों और विशेषज्ञों की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही है। यह भारत के प्रवासी की भूमिका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। थर्ड है, भारतीय व्यापारी छोटे और मध्यम उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन करते हैं। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं भारतीय व्यापारी, वहां छोटे छोटे जो मध्यम उद्योग हैं उनको स्थापित करे हुए हैं, और जिसके वहां पर रोजगार में वृद्धि करी है, जिससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ हुए हैं। इसलिए भारतीय ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है, वहां की अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों ने अपनी अहम भूमिका अदा की। साथ में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय डॉक्टर, नर्स और तकनीशियन जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्योंकि यहां से बहुत सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर भी गए हैं और वहां डॉक्टर की पढ़ाई भी करी है, और साथ में नर्स और तकनीशियन जैसे जो श्रम प्रदान जो प्रवासी है यहाँ से जो जाकर वहां पर उन्होंने ग्रहण करी, और अपनी ये सारी जो फील्ड है और ये सारे जो क्षेत्र है इनमें अपनी अहम भूमिका को अदा की, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था है और ऑस्ट्रेलिया की जो वहां की जो डेवलपमेंट है उसमें अपनी भूमिका को अदा करी। इसलिए कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों ने अपनी अहम भूमिका को अदा की और ऑस्ट्रेलिया को बहुत आगे तक पहुंचाया, और ऊंचाई की मुकाम, मतलब उसकी जो विकासी प्रगति है उसको बढ़ाया भारतीय प्रवासियों ने। साथ ही साथ में भारतीय त्योहार, योग, संस्कृति से समाज में सांस्कृतिक विविधता बढ़ी। क्योंकि भारत के जो यहाँ के लोग गए उन्होंने अपने त्योहार, अपनी जैसे ही त्योहार और अपनी संस्कृति, यहाँ तक कि योग को भी नहीं छोड़ा, और उन्होंने अपनी त्योहार और संस्कृति को ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया, जिससे वहां पर सांस्कृतिक विविधता बढ़ी। प्रवासी भारतीय भारतीय ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत किया। साथ ही साथ में सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामुदायिक विकास और कल्याण कार्यों में भी भाग लिया। इस तरह से
जो भारत के जो प्रवासी है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी भूमिका अदा करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड है, ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में दबाव समूह के महत्व का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपको स्टूडेंट पता है, दबाव समूह हर देश में विद्यमान है। दबाव समूह वे समूह होते हैं जो जनता के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और जनता के हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो जब ये सरकार पर दबाव समूह यानी ये समूह जो अपने हितों के लिए, जब जनता के हितों के लिए जब दबाव डालेंगे, सरकार उनकी बातों को मान लेती है, एक्सेप्ट करती है और जनता के हितों के लिए नीतियां बनाती है या कानून स्थापित करती है, तो एक तरह से वो दबाव समूह होते हैं। और ये दबाव समूह ने ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई। वास्तव में दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो एनजीओ होती है ना, गैर सरकारी संगठन, जो आम समाज में जनता के हितों के लिए काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग होता है, व्यापार के क्षेत्र में अलग होता है, और साथ ही साथ में यहाँ पर आईटी कंपनी के अलग होता है, श्रमिकों का संगठन अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग दबाव समूह बने हुए हैं। मतलब ये सारे दबाव समूह अपने अपने जो क्षेत्र है ना, उनमें सफलतापूर्वक और कुशल रूप से काम करते हैं। तो जनता की बातों को सरकार तक रखते हैं और सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। और ऐसे दबाव समूह वो ऑस्ट्रेलिया में भी विद्यमान है, क्योंकि बिना दबाव समूह के एक कुशल राजनीति या कुशल प्रशासन या कुशल जो शासन है उसकी स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि जनता और सरकार के बीच ही कड़ी दबाव समूह ही होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में दबाव समूह की बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका होती है। ऑस्ट्रेलिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत दबाव समूह जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम बनते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गया, व्यापार संगठन, पर्यावरण समूह, महिला संगठन जैसे जो दबाव समूह होते हैं वो सब राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। और जो भी वहां की गवर्नमेंट है, जो भी सरकार नीतियां बनाती है, लोक कल्याण की नीतियां बनाती है, वो सब दबाव समूह के हितों के आधार पर बनाती है और दबाव समूह के माध्यम से जनमत को वो अपने फेवर में करती है। ऑस्ट्रेलिया राजनीति में दबाव समूह का महत्व। पहला है, दबाव समूह नागरिकों की समस्याएं सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं। साथ ही साथ में ये कानून नीति निर्माण में सरकार पर भी दबाव डालते हैं, ताकि सरकार अगर कोई नीतियां कानून कुछ ऐसी बनाती है जो सरकार जनता के हितों में नहीं होती, जनता पर उनका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उन नीतियों के खिलाफ जनता के साथ रहकर वो आंदोलन करते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करके उन्हें बदलाव करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सक्रिय बनाते हैं, साथ ही साथ में सरकार के कार्यों पर निगरानी भी रखकर जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि सरकार क्या काम कर रही क्या नहीं, ये सब दबाव समूह ही उन पर निगरानी रखते हैं। साथ ही साथ में कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा भी करते हैं। मीडिया और अभियानों में जनमत का निर्माण भी करते हैं दबाव समूह। राजनीतिक जागरूकता और चेतना को बढ़ावा देना भी दबाव समूह की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। इसलिए इस तरह से ऑस्ट्रेलिया राजनीति में दबाव समूह का ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ऑस्ट्रेलिया में बहुसांस्कृतिकवाद की विशेषता बताइए। बहुसांस्कृतिकवाद होता क्या है बच्चों? जैसा कि किसी देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न परंपरा और विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग जो विद्वान होते हैं और सभी को एक समान समझकर इनको सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी जो भी समाज में विविधतापूर्ण लोग या वर्ग हैं उनको सब सम्मान और एक समान दृष्टि से देखा जाता है और उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करके समान स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करते हैं, उसे हम बहुसांस्कृतिकवाद कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक बहुसंस्कृति समाज है, क्योंकि आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूरोपीय और भारतीय, एशिया और अफ्रीका के जो लोग हैं, नागरिक है, वो वहां प्रवासी रूप में वो काम कर रहे हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो जनसंख्या है वो बाहर के देशों की अधिक है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सांस्कृतिक और परंपरा है और जो जातियां हैं वो विविधतापूर्ण होती है ऑस्ट्रेलिया की। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक समाज है, इसलिए वहां पर बहुत सारी संस्कृति स्थापित हो चुकी है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में मौजूद हुआ, जहां दुनिया के विभिन्न देशों से आए लोग रहते हैं। सरकार द्वारा बहुसांस्कृतिकवाद की नीति अपनाई गई है, जिससे सभी समुदायों को अपनी भाषा, सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने की स्वतंत्रता मिलती है। यह नीति सामाजिक समानता और सहिष्णुता को भी बढ़ावा देती है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुसांस्कृतिकवाद को अपनाया गया और सभी संस्कृतियों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के विकास का कार्य बहुसांस्कृतिकवाद है, क्योंकि बहुत सारे संस्कृति के जो लोग हैं, विभिन्न देशों के जो नागरिक ऑस्ट्रेलिया में जाकर रह रहे हैं, वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में और छोटे छोटे उद्योगों के क्षेत्र के रूप में वहां पर स्थापित होकर ऑस्ट्रेलिया की विकास की गति को आगे बढ़ाया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुसंस्कृतिवाद को स्वीकार करती है। अब बात करते हैं बहुसंस्कृतिवाद की क्या विशेषता रही है। पहला है, सभी संस्कृति को समान सम्मान और मान्यता दी जाती है। वहां पर किसी भी संस्कृति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता
और किसी भी संस्कृति को वो बिल्कुल भी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया अपनी संस्कृति को तो अपनाता है लेकिन सभी संस्कृति के प्रति सम्मान की दृष्टि से भी देखता है। वो इस आधार पर हम बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ में नस्ल, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। साथ ही साथ में फोर्थ है, सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त प्रदान करता है। और साथ ही में प्रवासियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। धार्मिक सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकजुटता मजबूत होती है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में वो संस्कृतिवाद की भूमिका भी है और इसकी वे विशेषता भी है। बात करते हैं फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन की, वैश्वीकरण के युग में ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। जी, जो वैश्वीकरण का आज दौर है उसमें ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है। वैश्वीकरण के कारण ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय बाजार से गहराई से जुड़ गई है। मुक्त व्यापार, विदेशी निवेश, तकनीकी विकास ने आर्थिक प्रगति को गति दी। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया खनिज, कृषि उत्पाद और सेवाओं के निर्यात में एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। इस तरह से वैश्वीकरण के युग में ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था अपनी अहम भूमिका निभा रही है और विकास की गति को वो दिन पर दिन और आगे बढ़ा रही है अपनी। साथ ही साथ वैश्वीकरण से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। बाहर के देशों से अपने व्यापार को और अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में निवेश करा और यहाँ तक कि बाहर के देशों ने भी ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में अपने निवेश को तेजी से बढ़ाया, जिससे यहाँ के जो वैश्वीकरण का है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो तेजी से बढ़ा है। साथ ही साथ में विदेशी कंपनियों और निवेशकों का प्रवेश बढ़ा है। खनिज और कृषि उत्पादों का निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था काफी उन्नति कर रही है। शिक्षा, पर्यटन जैसे सेवाओं क्षेत्रों का विस्तार तेजी से ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसके साथ नई तकनीकों और नवाचार को भी बढ़ावा मिला। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए क्योंकि एक देश जब दूसरे देश में व्यापार बढ़ाएगा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर विभिन्न कंपनियां स्थापित हुई है, जिससे वहां पर विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा, सरकार की आय बढ़ी और साथ ही साथ में यहाँ पर रोजगार भी तेजी से बढ़ा। इसलिए रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि हुई। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया वैश्विक अर्थव्यवस्था का सक्रिय भाग बन गया। आज वैश्विक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश है, जो विदेशी निवेशिक देश कहलाता है, उनमें से ऑस्ट्रेलिया भी अब अपना एक देश है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी अहम भूमिका अदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है, श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिए। जो हमारी जो श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति है उसकी उत्पत्ति और विकास क्या है। जैसा कि आपको स्टूडेंट पता है कि श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति मतलब श्वेत मतलब पता है जो गोरे लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक वक्त ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो केवल गोरे लोगों को ही अपने देश में स्थायी रूप से रहने की और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की ही नीति अपनाते थे। वो नहीं चाहते थे कि अफ्रीका और एशिया के देश ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी तादाद बढ़े, इसलिए उन्होंने श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति को अपनाया था। अब हम बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। देखिए, श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति ऑस्ट्रेलिया की आप्रवासन नीति का एक प्रमुख और विवादास्पद पक्ष रही है। इसका उद्देश्य, यानी जो श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति है, इसका उद्देश्य जनसंख्या को मुख्य यूरोपीय विशेषकर श्वेत नस्ल का सीमित रखना था। साथ ही साथ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, नक्सलीय पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक भय ने इस नीति को जन्म दिया। यह नीति लंबे समय तक कानूनों और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से लागू रही। समय के साथ बदलते अंतरराष्ट्रीय वातावरण और मानवाधिकार चेतना, आंतरिक सामाजिक दबाव के कारण इस नीति की आलोचना हुई और अंततः इसे बाद में आगे चलकर 1901 के दौरान इसको समाप्त कर दिया गया। श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति की उत्पत्ति और विकास क्या है, जैसे कि स्वर्ण खोज और एशियाई प्रवासन। 19वीं शताब्दी में स्वर्ण खदानों में एशियाई मजदूरों की बढ़ती संख्या से नस्लीय भय उत्पन्न होने लगा। श्रमिक वर्ग का दबाव तेजी से बढ़ने लगा, जिससे यूरोपीय श्रमिकों ने सस्ती एशियाई श्रम के विरुद्ध आंदोलन चलाए। साथ ही साथ में आप्रवासन प्रतिबंध अधिनियम 1901, इस कानून ने श्वेत नीति को कानूनी आधार प्रदान किया। साथ ही साथ में डिस्टेंशन टेस्ट प्रणाली लागू की गई, जिससे अवांछित प्रवासियों को रोकने के लिए भाषा परीक्षा का उपयोग किया गया और इन लोगों को भाषा परीक्षा देनी पड़ती थी, जिसके कारण वो वहां के अवांछित प्रवासी ज्यादा ना बन पाए, क्योंकि वहां की भाषा होना अनिवार्य था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो मूल भाषा है उसका ज्ञान सभी को अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही साथ में सरकारी समर्थन और प्रशासनिक विस्तार को बढ़ावा दिया गया,
जिसके विभिन्न सरकारों ने इस नीति को सख्ती से लागू किया, जिससे यहाँ पर श्वेत ऑस्ट्रेलियाई जो नीति थी उसकी उत्पत्ति और विकास तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही साथ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तन आने शुरू हो गए। श्रम आवश्यकता और वैश्विक परिस्थितियों ने नीति में ढील दी, जिससे ये नीति बदलने लगी। साथ ही साथ नीति का क्रमिकन, और ये जो नीति थी 1960 और 70 के दशक में बहुसांस्कृतिक नीति अपनाकर इसे समाप्त किया गया। इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो श्वेत ऑस्ट्रेलियाई जो नीति थी वो समाप्त हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 6 के बारे में। ऑस्ट्रेलियाई समाज में महिलाओं की स्थिति को संक्षेप में समझाइए। तो ऑस्ट्रेलियाई समाज में महिलाओं की क्या स्थिति, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे। जैसे कि शॉर्टली मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट। ऑस्ट्रेलियाई समाज में महिलाओं की स्थिति समय के साथ साथ काफी विकसित हुई। पहले महिलाएं ऑस्ट्रेलिया में उनकी स्थिति काफी सोचनीय थी, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ जब परिस्थितियां बदली तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में सुधार आने लगा और इनकी समय के साथ साथ काफी विकसित होने लगी। आज ऑस्ट्रेलिया को लैंगिक समानता के प्रति जागरूक और प्रगतिशील समाज माना जाता है। आज हम देखें कि आज पुरुषों के साथ महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाने की पूरी स्वतंत्रता आजादी दी गई है और आज लैंगिक समानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में यानी ऑस्ट्रेलियाई देश में देखने को मिलता है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और कार्य क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हैं। वे संसद, प्रशासन, खेल, व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। यानी आज महिलाओं को एक सही स्थान यानी उचित स्थान मिल चुका है कि आज महिलाएं पुरुषों के समान अपना विकास कर चुकी है। महिलाओं ने संसद, प्रशासन, महिलाओं, स्वास्थ्य, राजनीति, कार्य क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका को स्थापित किया और आज महिलाएं इन क्षेत्रों में अपना विकास कर चुकी हैं। फिर भी वेतन असमानता, घरेलू हिंसा, नेतृत्व पदों में कम प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला दवा समूह, महिला गैर सरकारी संगठन स्थापित हैं जो महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो महिलाएं पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। साथ ही साथ महिलाएं विभिन्न पेशों और सेवाओं में कार्यरत है। अगर हम देखें विज्ञान, व्यापार और बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं काफी आगे बढ़ गई हैं। राजनीति और प्रशासन में महिलाएं प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। समान वेतन और समान अवसर की मांग जारी है आज भी और महिलाएं काफी अपना विकास कर चुकी। साथ ही साथ में महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है और सामाजिक स्वतंत्रता अधिकारों में भी वृद्धि हुई है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में लैंगिक असमानता मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक प्रतिपादकों की जांच कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति या किसी देश में रहने वाले नागरिक अपने देश से प्रेम करने लग जाते हैं, यानी देश हित के लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, उसे हम राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद का विकास एक क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश उपनिवेश था और वे अपनी राजनीति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान ब्रिटिश प्रभाव से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश शासन का गुलाम था। किंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्थिक विकास और स्वर्ण खोज, श्रमिक आंदोलन और स्थानीय चेतना के उदय ने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रवाद की नींव रखी। प्रारंभ में विश्व युद्ध, संघीय व्यवस्था की स्थापना तथा ब्रिटेन से बढ़ती स्वतंत्रता की भावना ने इस राष्ट्रवाद को और मजबूत किया। इस प्रकार ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रवाद विभिन्न ऐतिहासिक कारकों और अनुभवों से विकसित हुआ। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक प्रतिवाद यह रहा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शासन के शोषण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। प्रारंभिक काल में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहने से राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक ढांचा विकसित हुआ, जिससे बाद में राष्ट्रवाद को जन्म मिला। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण खोज की वजह से राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। 19वीं शताब्दी में स्वर्ण खोज से आर्थिक समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई, जिससे ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही साथ में श्रमिक आंदोलन को बढ़ावा मिलने लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फिर श्रमिक आंदोलन तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन और व्यापार बढ़ने लगा, तो जिससे ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलनों, समानता, अधिकार और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया, जिससे यहाँ पर भी राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। राष्ट्रवाद को बढ़ाने में संघीय व्यवस्था की स्थापना भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। विभिन्न उपनिवेशों का संघ में एकीकरण ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण चरम था। साथ ही साथ में
प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी भारतीय ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में राष्ट्रवाद के उदय का महत्वपूर्ण कारक था। युद्ध अनुभवों ने ऑस्ट्रेलियाई पहचान को ब्रिटेन से अलग रूप में उभारा, जिससे ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने भी ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रवाद को अपनी अहम भूमिका निभाई। जैसे साहित्य, कला, लोक कथाओं ने विशिष्ट ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति और पहचान को प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ ब्रिटेन से बढ़ती स्वतंत्रता, वेस्टमिंस्टर विधान यानी 1931 जैसे कदमों ने राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बढ़ाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया के अंदर राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है उसकी क्या विशेषता थी। जैसा कि स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया अगर महाद्वीपों में देखें सबसे लास्ट 7वां महाद्वीप माना जाता है, सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। अगर मैं इसकी जनसंख्या की अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, लगभग यहां पर 27.5 मिलियन, जिसे हम कह सकते हैं 2,75,00,000 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनसंख्या निवास करती है। और ये जनसंख्या का घनत्व लगभग 3.5 से 4 प्रति किलोमीटर, यानी जो वहां का जनसंख्या घनत्व है वो 3.5 से लेकर 4 लोग प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 3.5 या 4 लोग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी इतना दूर दूर लोग रहते हैं कि वहां जनसंख्या भीड़ बिल्कुल घनत्व बहुत ही कम है, लेकिन इसकी संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहां मूल निवासी एबोरिजिनल्स के साथ साथ यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों की बड़ी आबादी निवास करती है। जैसे कि इसकी विशेषता पहला है कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, क्योंकि अगर हम भारत की तुलना में करें, भारत में तो 1 किलोमीटर में 1400-1500 लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर 1 किलोमीटर में 3.5 से 4 लोग ही निवास करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम है, क्योंकि देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, आबादी सीमित है। यानी अगर हम देखें कि यहाँ पर भूमि बहुत है लेकिन आबादी बहुत ही ज्यादा कम है, 3 यहाँ रह रहे हैं, 4 यहाँ रह रहे हैं 1 किलोमीटर के बाद, इस तरह से इसका बनाया गया है। यहाँ का समाज बहुत सांस्कृतिकवाद और बहुत भाषाई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाहर के लोग प्रवासी ज्यादा है, और इसलिए प्रवासी आने से यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति भी जमावड़ा हो गया, और यहाँ तक कि भाषा, अलग अलग भाषा भी अपने देशों के लोग बोलते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत सांस्कृतिक और भाषाई देश बन गया है, जिसमें विभिन्न नस्लों और संस्कृतियों के लोग शामिल हैं। साथ ही साथ में देश की अधिकांश जनसंख्या बड़े शहरों और तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया का जीवन उच्च है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त है। साथ ही साथ में प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे जनसंख्या की विविधता बढ़ रही है। साथ ही साथ में साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोग और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी काफी अच्छा है यहाँ पर, इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, जो भविष्य की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है। साथ ही साथ में ये हमने ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की विशेषता के बारे में बात करी। अब बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की कार्य प्रणाली क्या है। संघवाद मतलब बच्चों वही होता है जिसमें विभिन्न छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां मिलकर एक बड़ी राजनीतिक इकाई का निर्माण करते हैं, और जिसमें 2 प्रकार की सरकार होती है और दोनों में शक्तियों का बराबर विभाजन होता है। वास्तव में फेडरलिज्म या संघवाद कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की कार्यप्रणाली और ऑस्ट्रेलिया में संघवाद कैसा है वो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की व्यवस्था 1901 में संविधान लागू होने के साथ हुई। जब 1901 में ऑस्ट्रेलिया का संविधान लागू हुआ था, उस संविधान लागू होने में यानी संविधान के अंदर हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने संविधान के अंदर ऑस्ट्रेलिया को एक संघवाद यानी एक संघात्मक देश घोषित करा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता का विभाजन राष्ट्रमंडल, सरकारों और राज्यों के बीच किया गया। मैंने बोला ना कि जब छोटे छोटे राज्य इकाइयां मिलकर एक बड़े 2 प्रकार की सरकार होगी, मतलब छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां मिलकर एक बड़ी राजनीतिक इकाई बनेगी। इसमें छोटी इकाई तो है राज्य और बड़ी इकाई है राष्ट्रमंडल। तो इन दोनों इकाइयों में शक्तियों का बराबर बंटवारा होगा। और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया संघवाद लिखित संविधान, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां संघवाद है वहां लिखित संविधान भी पाया जाएगा, और शक्तियों के स्पष्ट विभाजन भी पाए जाएंगे, और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका भी यहाँ पर पाई जाएगी। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यपालिका तथा वित्तीय शक्तियां निर्धारित है, यानी दोनों में विधायी और कार्यपालिका वित्तीय शक्तियां बराबर से, दोनों ही केंद्र यानी राष्ट्रमंडल और राज्य में दोनों में शक्तियां बराबर बटी हुई है। समय के साथ साथ सहकारी संघवाद का विकास हुआ, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर नीतियों को लागू करते हैं।
इस प्रकार संघवाद ऑस्ट्रेलिया की राजनीति स्थिरता और प्रशासनिक प्रभावशालीता का आधार बनी है। ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की कार्यप्रणाली क्या है? पहला है संवैधानिक शक्ति विभाजन, क्योंकि जहां संघवाद है यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फेडरलिज्म को अपनाया गया है, संघवाद को अपनाया गया है, वहां पर शक्तियों का बराबर बंटवारा संविधान ने करा है। जैसा कि केंद्र सरकार को हम राष्ट्रमंडल कहते हैं और राज्य की शक्ति यानी इन दोनों में राष्ट्रमंडल और राज्यों के बीच में बराबर शक्तियां बटी हुई है। ये एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा है संघीय संसद की भूमिका। यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसकी अहम भूमिका है। यहाँ का संघीय संसद को रक्षा, विदेशी नीति, व्यापार और संचार जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यानी बड़े बड़े कानून जो है वो संघीय संसद को दिए गए हैं। साथ ही साथ में राज्यों की स्वायत्ता बरकरार है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय प्रशासन जैसे विषयों पर राज्य को अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ में उच्च न्यायालय की भूमिका अहम है। हाई कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा भी संघवाद की रक्षा करता है। यहाँ पर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका बनाई गई है। साथ ही साथ में वित्तीय संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ केंद्र सरकार कर संग्रहण में प्रमुख भूमिका निभाती है और अनुदानों के माध्यम से राज्यों को धन देती है। यानी यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी टैक्स है ना, जो टैक्स है वो सब यानी वित्तीय जो संग्रहण है यानी वित्तीय जो टैक्स है वो सब फाइनेंशियल काम केंद्र सरकार के हाथ में, और केंद्र सरकार फिर वो राज्य सरकार को अनुदान देकर शासन की गतिविधियों को आगे बढ़ाती है। साथ ही साथ में सहकारी संघवाद भी यहाँ पर संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें विभिन्न परिषदों और समझौते के माध्यम से केंद्र और राज्यों ने मिलकर नीतियों को लागू किया। साथ ही साथ में संघवाद में परिवर्तनशीलता, समय के साथ साथ केंद्र की भूमिका बढ़ी है, फिर भी संघीय ढांचा संतुलन बनाए रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इस तरह से हमने जो बात करी ऑस्ट्रेलिया में संघवाद की कार्यप्रणाली और उसकी विशेषताओं के बारे में, जिसे आप अच्छे से कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दलों की भूमिका। आपको पता है कि राजनीतिक दलों के बिना किसी भी देश में एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक दलों के माध्यम से ही स्थापित है। बिना राजनीतिक दल के यहाँ पर चुनाव प्रणाली स्थापित नहीं हो सकती। राजनीतिक दल चुनाव जीतकर अपनी सरकार का निर्माण करते हैं। जनता राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन की गतिविधियां अप्रत्यक्ष रूप से करती है। ऑस्ट्रेलिया की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की संघीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, जिसमें राजनीतिक दल सरकार के गठन, नीति निर्माण और जनप्रतिनिधियों का मुख्य माध्यम होते हैं। ये तो हर राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर, भारत के अंदर भी ऐसी है। लेबर पार्टी यानी वहां की जो मुख्य पार्टी है राजनीतिक दल, वो लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी और नेशनल पार्टी जैसी बहुत प्रमुख राजनीतिक दल स्थिर और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हैं। यानी यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। साथ ही साथ में राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से जनता की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं तथा शासन और विपक्ष के भी संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल ऑस्ट्रेलिया लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित और उत्तरदायी बनाते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक दलों की भूमिका पहले यह है कि सरकार का गठन, जितने भी राजनीतिक दल है वो चुनाव के माध्यम से बहुमत प्राप्त करने के बाद सरकार का गठन करते हैं, और फिर वो सरकार बनाने के बाद जनता के हितों की नीतियां और कानूनों का निर्माण भी करते हैं। बहुमत प्राप्त दल गठबंधन सरकार बनाकर, गठबंधन हो या पूर्ण बहुमत की सरकार हो, वो शासन चलाते हैं। फिर दूसरा इनका बारे है नीति निर्माण करना। जितने भी राजनीतिक दल है जीतकर, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर राजनीतिक सरकार में नीतियों का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के आधार पर नीतियां बनाते हैं और लागू करते हैं। ये भी इनकी एक भूमिका है। साथ ही साथ में जनप्रतिनिधित्व, जो भी राजनीतिक दल है चाहे वो हारा है जीता, वो जनता के लिए काम करेगा, यानी जनता के प्रतिनिधि बनकर काम करेगा और वो संसद में उनकी बातों को या उनके जो भावनाएं उनको रखेगा। दल समाज के विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ चुनाव प्रक्रिया का संचालन भी करते हैं। चुनाव, ये जो राजनीतिक दल है चुनाव लड़ते हैं और मतदाताओं को वैकल्पिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। विपक्ष भूमिका अदा करते हैं। विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना कर उसे जवाबदेही बनाते हैं, और सरकार अगर कोई काम कर रही है गलत तो उसको गलत काम करने से विपक्ष रोकता है और सरकार की बातों को, मतलब जनता की बातों को भी सरकार तक पहुंचाते हैं। यानी विपक्ष जो है वो सरकार की छवि बिगाड़ने और सरकार के गलत काम करने का, या सरकार कोई भी काम कर रही है उसमें अपना दखल कायम करता है। साथ ही साथ में राजनीतिक स्थिरता, संगठित दल व्यवस्था शासन में निरंतर और स्थिरता लाती है। साथ ही साथ में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करती है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जनसभाओं और अभियानों और मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करते हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो राजनीतिक दलों की अपनी अहम भूमिका है, और राजनीतिक दल यहाँ के विकास के कार्य, जनता की जो भी सरकार नीतियां बना रही है, यानी लोक नीति का निर्माण भी इन राजनीतिक दलों के माध्यम से ही होता है। यानी पूरे शासन व्यवस्था जो है वो जनता के लिए काम करना, लोक कल्याण के कार्य करना, ये सारा काम राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। तो हमने ये बात करी थी एमपीएससी 012 के बारे में, ऑस्ट्रेलिया समाज और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमने ये बुक पढ़ी। तो इसको आप टॉप 10 क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।